ओके, तो बच्चे लोग जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग करेंगे। पहले केमिकल इक्विलिब्रियम की थ्योरी का पोर्शन जो है वो कंप्लीट करते हैं। ओके, चलो। तो सभी को पता होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, रिलेशन है। केसी केपी में रिलेशन है ना। ओके, तो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में कब होती है, मतलब केमिकल्स इक्विलिब्रियम में होंगे, कब होती है कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में, बताओ मुझे। अगर कभी भी कोई रिएक्शन दी हो ना, उसको हम इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे, कोई बताए मुझे। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कब का बोलेंगे दोनों उसको हम सेम हो। इक्विलिब्रियम में, बताएं मुझे तो जल्दी। जब प्रेशर 1 थोड़ा सा एटमॉस्फेयर इंट्रोडक्शन हो। तो तुम लोग दो, मुझे पता चले कि सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं। ओके, चलो जल्दी से। कोई भी चीज अगर इक्विलिब्रियम में होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। चलो, तो कुछ लोगों ने बताया है, कुछ लोगों ने नहीं। चलो, नहीं गुरप्रीत, मुझे आवाज नहीं आ रही एक्चुअल में तुम लोगों की। अभी कोई बोले यस। तो शायद ये जो है ना म्यूट था, इतनी देर से बोल रहे हो। चलो, अच्छा केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले जो है, जो एनसीईआरटी बेस्ड है ना, सारी चीजें एनसीईआरटी बेस्ड ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप की रिएक्शन होती है? दो तरीके की रिएक्शन, एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। बच्चे लोग, एक रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी जो होती है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। भाई रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं, है ना। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है ना, वो क्लोज कंटेनर में होती है। किसमें होती है? क्लोज कंटेनर में। और इरिवर्सिबल रिएक्शन कहां पे होती है? इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है वो ओपन कंटेनर में होती है बेटा। कहां पे होती है? ओपन कंटेनर। भाई एक बार चीज जो है वो एटमॉस्फेयर में उड़ गई तो वापस नहीं ला सकते ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इरिवर्सिबल। लेकिन हाँ, कंटेनर अगर क्लोज है तो गैस बाहर जा ही नहीं पाएगी, फिर उसके कंडेंस होके आ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो और अगर बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, है ना। भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसे इसका साइन होता है, और यहां पे हम ऐसे केवल बनाते हैं।
रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। और यहां पे क्या होता है, प्रोडक्ट कांट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जो है वो इसमें रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, कौन सा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। अच्छा, तो ये तो ठीक सर बोल रहे हो। आगे आगे क्या है कि अगर हमने बोला जैसे N2 plus 3H2 gives 2 times of NH3, ऐसा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें हमेशा हम इक्विलिब्रियम स्टेट बता सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट को फाइंड आउट किया जा सकता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में, ठीक है, ओनली ऐसा होता है, प्रोसीड ओनली वन साइड, एक साइड ही केवल प्रोसीड होगी, और ये इसमें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते। डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। ओके, क्लियर बात पता चल गई। थोड़ा सा डिफरेंस रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो आज के बाद जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन होंगी तो वहां पे हम इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। क्लियर, ये वाले पेज की बातें क्लियर हो गई, जल्दी बताएं। यस सर। ओके, तो आगे बात करते हैं। इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है बेटा, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है, ठीक है। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम दो तरीके का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। चलो यहां पे हम बात कर लेते हैं। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम पूरा एनसीईआरटी कवर कराएंगे, ओके, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है। अच्छा, देखो, जैसे बुक है ना, बुक को टेबल पे रख दिया गया तो वो तो इक्विलिब्रियम में है ना बुक, और बुक जो है वो ऐसा नहीं है कि प्रोसीड हो जाएगी इधर से उधर। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि बुक ऑन द टेबल, ये स्टैटिक फॉर्म है, और अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो उसको बोलेंगे क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो हम बोल सकते हैं बुक ऑन टेबल। अच्छा, अगर डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक में बेटा दो तरीके का होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम दो तरीके का है। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम दो तरीके, कौन सा, एक है फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक है केमिकल इक्विलिब्रियम। बच्चे लोग ध्यान से समझते रहना, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। देखो, फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब फिजिकल स्टेट जो है वो, जैसे मान लो H2O है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम होंगे लेकिन इनकी फिजिकल स्टेट जो है वो अलग अलग होगी। जैसे H2O ये सॉलिड है और ये गैसियस है, फिजिकल स्टेट चेंज है, फिजिकल स्टेट यहां पे चेंज होगी और यहां पे केमिकल्स चेंज होंगे। जैसे हमने बोला कि H2 plus I2 gives 2HI, यहां पे केमिकल्स चेंज है, यहां पे H2O यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो H2O में कोई चेंज नहीं है। एक मिनट, ठीक है, तो H2O में कोई चेंज नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना, लेकिन हाँ यहां पे देखो H2 अलग है,
I2 अलग है और HI अलग है, केमिकल्स चेंज हो गए, और अगर इनके बीच में इक्विलिब्रियम होगा तो उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। बच्चे लोग क्लियर? क्लियर बात? चलो अब हम बात करते हैं कि क्लियर ना, बुक ऑन द टेबल मतलब भाई टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, तो ये क्या है, स्टैटिक है ना, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? कौन कौन से इक्विलिब्रियम है वो सारे क्लियर हो गए? ये वाला पेज क्लियर हो गया कि नहीं, जल्दी बताएं। यस सर। कोई पूछ दिया जाए कि केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल बताओ, तो उसमें केमिकल्स चेंज होंगे। फिजिकल इक्विलिब्रियम, अच्छा जैसे हमने बोला कि ये एक एग्जांपल मैं देता हूं, तुम लोग बताना कि फिजिकल इक्विलिब्रियम है केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ, जैसे हमने बोला H2O सॉलिड है, H2 प्लस हाफ O2 कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है? केमिकल। ठीक है, तो ये जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। भाई केमिकल्स अगर चेंज होंगे तो, चलो तो ये वाला पेज जो है वो आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ओके ठीक है, अब एक्चुअल में केमिकल इक्विलिब्रियम की हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन का पार्ट था, केमिकल इक्विलिब्रियम की एक्चुअल डेफिनेशन अपन लोग देखेंगे। क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम? देखो, ऐसी रिवर्सिबल रिएक्शन in which rate of formation या rate of forward and rate of backward इक्वल है। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड अगर इक्वल होते हैं तो वो वाला जो होता है इक्विलिब्रियम, मतलब वो कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम की कैसी कंडीशन होती है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। इट मींस अगर कभी भी कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में है तो आर एफ इक्वल्स टू आरबी होता है, आर एफ इक्वल्स टू आरबी। चलो ये बात तो बच्चों को समझ में आ गई। जैसे हमने बोला कि कोई भी एक रिएक्शन है, ए है बी है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है सी प्लस डी, तो अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट क्या होता है? स्पीड होती है। अगर ये वाला है तो इसको बोलेंगे आर एफ, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है, और बैकवर्ड जा रही है तो उसको बोलेंगे आरबी। तो एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है? इक्विलिब्रियम में आरएफ और आरबी दोनों की स्पीड जो है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जाने की और बैकवर्ड रिएक्शन जाने की स्पीड जो है वो सेम होगी। सर आपने उनको ना ठीक है, तो यहाँ पे आर एफ और आरबी जो है वो अगर इक्वल होंगे तो कंडीशन कौन सी होगी? इक्विलिब्रियम की। क्लियर? रेट जो होता है ना उसी को स्पीड बोलते हैं, रेट बोलो, स्पीड बोलो, या उसी को वेलोसिटी बोलो। ऑप्शन में आते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, तो वेलोसिटी वाली कंडीशन कि वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड और वेलोसिटी ऑफ बैकवर्ड जो है वो इक्वल है, तो वो कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम की है। इस वाले पेज की बात क्लियर हो गई? जल्दी बताएं। यस सर। एक और बात है कि अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो देखना, तुम ही लोग बताना, हम 4 ग्राफ प्लॉट करेंगे।
ओके देखो ये जो है ऊपर रेट के लिए जा रहा है और इधर जो है वो टाइम है, हमेशा हर जगह। ऊपर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे टाइम है। देखते हैं ना किसके किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं। ओके हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन की और यहाँ पे टाइम की बेटा, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन और टाइम की, चलो तो इतनी सारी कंडीशन है। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके अच्छा देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने की कंडीशन, मतलब पहले कॉन्सेंट्रेशन किसकी रही होगी, एक मान लो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रही होगी, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होगी, धीरे 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 डिक्रीज होगी, और ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना, और यहाँ पे एक साथ ऐसे हो जाएगा। मतलब ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो सिचुएशन है, दोनों इक्वल हो गए। ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड ये है बैकवर्ड, है ना। एक्चुअल में ये रेट नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये वाला टाइम जो है वो इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो गए। ओके चलो अगर हम ऐसी बात करें बेटा, देखते रहे ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऐसा भी है, यहां से रेट इधर गया और ये ऐसे आया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये वाली कंडीशन आरएफ और आरबी दोनों इक्वल हैं, तब की कंडीशन है। ओके अच्छा एक और कंडीशन है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन धीरे 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 कम होती गई और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती गई, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती गई, तो ये वाली एक टाइम आएगा वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये वाली जो कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम की है। ये जो है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और ये क्या है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। चेक करते रहना। अच्छा एक ऐसा आता है कि क्रॉस ही नहीं कर पाता है, ऐसा मतलब ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन, ये इक्विलिब्रियम के मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाते हैं। चेक करो जल्दी से। सर सेकंड और थर्ड वाले में क्या डिफरेंस है? देखो सेकंड और थर्ड में अभी अभी सबका डिफरेंस बता रहे हैं। ओके यहाँ पर चेक करना। जैसे मान लो हमने ऐसा लिखा है केसी, सॉरी के इक्विलिब्रियम लिखा है, तो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा होता है। अब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल, तो ये इक्वल है, तो के इक्विलिब्रियम जो आ गया वो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। चेक किया? यस सर, यस सर। अच्छा अब इसमें इसकी बात करते हैं सी वाले की, तो इसमें के इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसकी ज्यादा है, प्रोडक्ट की ज्यादा है ना रिएक्टेंट से। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस ग्राफ को देख के क्या लग रहा है? अच्छा हम ऐसा बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन, इसको हम इधर ले गए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन 1। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1। बच्चे लोग भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या होता है, के इक्विलिब्रियम, और ये तो के इक्विलिब्रियम अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अच्छा यहां पे देखो, यहां पे देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा तुम्हें समझ में आ रहा है क्या इस वाले ग्राफ को देख के बच्चे लोग? एकदम ये रिएक्टेंट है ज्यादा है और ये प्रोडक्ट कम है,
मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन 1, ऐसा बोला जा सकता है क्या भाई? ये सर रिएक्टेंट की कैसे ज्यादा है? अरे ये देखो ना, ये ऐसे है ना, ये ऊपर ये इक्विलिब्रियम में कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? ऊपर वाली ज्यादा है ना। अरे यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो ये हायर वैल्यू है कि ये हायर वैल्यू है? ऊपर वाली है ना। तो अगर ये ऐसा है तो के इक्विलिब्रियम जो है वो लेस देन 1 हो गया। देखो तीनों कंडीशन अलग अलग है। अगर के इक्विलिब्रियम 1 है तो ये वाला ग्राफ होगा, के इक्विलिब्रियम ग्रेटर है तो ये वाला होगा, और के लेस देन तो ये वाला होगा। चेक कर लो जल्दी से, ग्राफ पूछे जाते हैं। ओके सर। हो गया, चेक करते रहना। अच्छा, अब एक और चीज है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन, जैसे कोई भी एक रिएक्शन है, ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी गिव सी टाइम्स सी और डी टाइम्स डी, ऐसा लिखा हुआ है बच्चे लोग। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ये वाला फॉरवर्ड है और ये वाला बैकवर्ड। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट जितनी जल्दी रिएक्शन करेंगे उतनी स्पीड में जाएगा। भाई अगर रिएक्टेंट मरे पड़े हैं तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी क्या? नहीं। तो रिएक्टेंट के ऊपर स्पीड डिपेंड करती है ना। तो वही बोला गया है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या हम ऐसे बोल दें पहले, rate is directly proportional to the concentration of reactant। जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा रिएक्टेंट। मतलब अगर हम फॉरवर्ड की बात करें, रेट ऑफ फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है? ये हैं बच्चे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और ये इसकी पावर में, जो स्टोइचियोमेट्री है ना, वो पावर में चला जाता है, ए और बी, ऐसा है ये। और अगर बैकवर्ड, अगर बैकवर्ड ये जा रहा है तो इसके लिए रिएक्टेंट कौन होंगे? ये और ये। तो सी की पावर सी और डी की पावर डी, ऐसा हो गया। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं बच्चे लोग, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो क्या बनाएंगे? देखना, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू के एफ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और बी की पावर बी। रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल्स टू के एफ, सॉरी के बी, ए और बी, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, डी की पावर डी। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। चूंकि अपने को पता है कि इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड होते हैं, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो के एफ ए की पावर ए, बी की पावर बी। बच्चे लोग ध्यान देना, के बी, सर आपने फिर से बोलो, RF इक्वल्स टू RF लिख दिया। हाँ भाई आरबी है ये, ठीक है। अब यहां पे देखो ना, के एफ, इसको हम नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा? के बी, और ये सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए, बी की पावर बी। अच्छा, एक ये दोनों कांस्टेंट है ना, तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? के इक्विलिब्रियम। तो फॉर्मूला हो गया, के इक्विलिब्रियम जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, डी की पावर डी
अपॉन ए की पावर ए और बी की पावर बी। बच्चे लोग, मतलब अगर कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऊपर जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट नीचे आएगा। सॉरी, हाँ ये देखो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और उसकी जो ये होंगे ना कोफिशिएंट, वो उसकी पावर में चले जाएंगे। बच्चे लोग, ये वाले पेज की बात अगर क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर, क्लियर। तो इसी में जैसे के इक्विलिब्रियम हम लोगों ने लिखा है ना, के इक्विलिब्रियम अपन लोगों ने लिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसकी पावर में जो भी होंगे स्टोइचियोमेट्री। जैसे मान लो, तो के इक्विलिब्रियम जो होता है ना बेटा, वो 3 तरीके का होता है। कैसा कैसा? एक होता है केसी, एक होता है केपी, और एक होता है केएक्स। तुम लोगों ने शायद केएक्स नहीं पढ़ा होगा, है ना, केपी, केसी और केएक्स, है ना। तो जैसे एक रिएक्शन लिखी हुई है N2 प्लस 3H2 और गिव्स 2 टाइम्स ऑफ NH3, ऐसे लिखी हुई है, ठीक है, ऐसे लिखी हुई है। तो इसके लिए अगर हम केसी लिखें तो क्या होगा? केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, ये ऐसे होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, या इसी को बोलते हैं एक्टिव मास। बच्चे लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव मास। चलो, ये बात तो सर क्लियर हो गई। अच्छा, इसका केसी निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर, है ना, और ये प्रोडक्ट है, और अपॉन क्या कर देंगे? रिएक्टेंट, N2 और क्या, H2 की पावर क्यूब, ऐसा लिख देंगे, सिंपल सी। अगर हमने बोला कि KX लिखो, सॉरी KP लिखो इस वाली रिएक्शन के लिए, तो लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। अच्छा, अगर KX क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा रिप्रेजेंटेशन है। ध्यान देना, एक और चीज, एक्टिव मास जो होता है वो सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा 1 होता है। बच्चे लोग, ये वाले पेज की बात क्लियर हो गई क्या? सर सॉलिड वाला क्या बोला था, एक बार दोबारा बोलना। एक्टिव मास सॉलिड की होता है 1। एक्टिव मास अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो सॉलिड की क्या होगी? 1। जैसे हमने बोला, ऐसे लिखा हुआ है, एक रिएक्शन है CaCO3 सॉलिड, और रिवर्सिबल रिएक्शन है CaO सॉलिड और Cl2 सॉरी CO2 गैसियस। अब बोला जाएगा कि इसका केसी लिखो, केसी का एक्सप्रेशन लिखो, केपी का एक्सप्रेशन लिखो, और केएक्स का एक्सप्रेशन लिखो। बच्चे लोग जल्दी लिख सकते हो? बोलो, कोई बताए मुझे। सर केसी का होगा CaO की कंसेंट्रेशन प्लस CO2 की कंसेंट्रेशन अपॉन CaCO3 की कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो ये गलत हो गया। देखो, CaO की कंसंट्रेशन इनटू CO2 की कंसंट्रेशन गलत हो डिवाइड बाय गया। CaCO3। सर रॉन्ग। सॉलिड नहीं लेते इसमें। यस, सॉलिड नहीं लेते, बताया ना, सॉलिड का वन एक्टिव वन। मास 1 होता है। तो गैसियस है ना, तो CO2 केवल लिखेंगे बस, उनका तो 1 हो गया। अच्छा, केपी, केपी भी ऐसा ही होता है, पार्शियल प्रेशर केवल और केवल CO2 का,
kx मोल फ्रैक्शन भी केवल और केवल CO2 का। सर तीनों में सॉलिड नहीं लेते। नहीं नहीं, तीनों में सॉलिड नहीं लेंगे। क्लियर ना? जो मैं बताना चाह रहा था वो चीजें क्लियर हो गई हैं शायद। चलो अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। बताओ किसी को याद है क्या केपी और केसी में रिलेशन? चलो जल्दी जल्दी, केपी और केसी में रिलेशन किसको याद है? नहीं? सारे बच्चे भूल गए हैं। है ना कुमकुम? चलो बताता हूं मैं। जैसे एक रिएक्शन है, जैसे ऐसा लिखा हुआ है ए ऐसे है और इधर क्या है बी। ओके, अगर हमने बोला है कि केसी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, है ना? अच्छा, केपी क्या होगा? केपी भाई साहब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए। तो एक्चुअल में ये सब गैसेस के लिए होता है, तो गैसेस इक्वेशन काम आएगी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, या हम ऐसे बोल सकते हैं एनआरटी अपॉन वी, बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर जो है वो एन अपॉन वी आर टी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम जो होता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन होता है सी आर टी। ये तो रफ वर्क, इतना तो पता होगा, नहीं पता है तो देख लो। अच्छा, पार्शियल प्रेशर अगर हम बी का निकालें तो कॉन्सेंट्रेशन भी बी की होगी। पार्शियल प्रेशर अगर ए का निकालें तो कॉन्सेंट्रेशन भी ए की होगी। बच्चे लोग ये वाली वैल्यू उठा के यहां पुटअप कर दो, क्या हो जाएगा? केपी इक्वल्स टू सी ऑफ बी आर टी की पावर बी, सी ऑफ ए आर टी की पावर ए। ऐसा लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं सर। तो भाई साहब केपी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी और इधर आर टी की पावर बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर ए हो जाएगा। चेक करो, आर टी की पावर ए, मतलब हम बोल सकते हैं केपी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी इंटू आर टी की पावर बी और ए की पावर ए इंटू आर टी की पावर ए, बोल सकते हैं बच्चे लोग, एकदम बोल सकते हैं। ये वाली चीज क्या हो गई? केसी हो गई। तो केपी इक्वल्स टू केसी आर टी और इसकी पावर बी माइनस ए हो जाएगा। मतलब रिलेशन आ गया भाई, केपी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एनजी। मतलब डेल्टा एनजी क्या है? डेल्टा एनजी जो है वो बी माइनस ए है, मोल्स जो है वो प्रोडक्ट के अपॉन माइनस मोल्स रिएक्टेंट के। आ गया? इस पेज में कोई डाउट हो फटाफट बताएं, डाउट मत रखना, नहीं तो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। क्लियर सर। ओके, देखो आगे बात करते हैं।
तो एक रिलेशन आ गया क्या अपने को, Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। Ng क्या है, डेल्टा Ng क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस मोल्स, क्या ही, गैसियस मोल्स। अच्छा अब एक आध क्वेश्चन, जैसे एक रिएक्शन दी गई है N2 plus 3H2 gives 2 times of NH3, find the relation between Kp and Kc। बच्चे लोग इसमें रिलेशन बताएं। दूसरा क्वेश्चन, H2I2 gives 2 times of Hi, find the relation between Kp and Kc for this reaction। एक और, PCl5 gives PCl3 and Cl2, find the relation between Kp and Kc। चलो 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 जल्दी से, बच्चे लोग फटाफट, कैसे निकालेंगे। अच्छा इसमें डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी होगी बताओ, डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी होगी, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जब भी कभी भी स्टेट ना लिखी हुई हो ना तो उसको गैसियस स्टेट मानते हैं। -1। -1 नहीं, देखो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 माइनस इधर 3 और इधर तो 1 है ही है ना, तो 3 + 1 मतलब 2 - 4 -2i, मतलब रिलेशन आ गया Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर -2। ये रिलेशन बताना था। इस वाले रिएक्शन के रिलेशन बताओ, चलो ट्राई करो। सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए रिलेशन बताओ, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। पहले तो डेल्टा Ng Kp equals to Kc और RT की पावर 0। कंफर्म। देखो किसने बताया है, ऐसे नहीं, रिलेशन बताना है। डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो जाएगी, एकदम सही है, 2 - 2 0, और Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर 0। कभी भी कोई भी चीज की पावर 0 होती 1 होता है, इट मींस हियर Kp इक्वल्स टू Kc। बच्चे लोग क्लियर ना। सर नेक्स्ट, यही तो बोला था। हाँ यही बोला था, एकदम सही था, मैंने कब कहा गलत था। एक बच्चे ने बोला था केवल 0, तो ऐसे रिलेशन बताना है। इस वाले रिलेशन बताओ, पहले डेल्टा Ng की वैल्यू बताओ बच्चे लोग, डेल्टा Ng की वैल्यू 1। 1 आ गई, 1 यस 1, इधर 1 + 1 मतलब 2 - 1 1 आ गई, और रिलेशन Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर 1 आ गया। अच्छा एक चीज और, इसमें Kp और Kc में कौन बड़ा है, इस वाले में Kp और Kc में कौन बड़ा है, N2 + 3H2 वाले में, जल्दी बताएं। Kp बड़ा है। Kp बड़ा है, कंफर्म। यस सर। कंफर्म। ये वाली चीज ऐसे है, Kp और Kc अपॉन RT की स्क्वायर है। भाई -2 ऊपर है तो नीचे जाएगा, +2 हो जाएगा। Kc बड़ा है, Kc बड़ा है। है ना, तो Kc यस सर। ग्रेटर देन Kp। अच्छा इस वाले में तो इक्वल है, इस वाले में Kp और Kc में Kp। Kp बड़ा है। क्लियर। इस वाले पेज में किसी को कोई डाउट जल्दी बताएं।
ओके, क्लियर हो गया। चलो, एक मिनट, कोई अच्छा सा कलर लेते हैं अपन लोग। हाँ, ये वाला कलर लेते हैं। बात कुछ नोट में लिखने वाली है। नोट में क्या है? अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू निगेटिव है तो केपी लेस देन केसी। डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो केपी इक्वल्स टू केसी, एंड डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव है तो केपी इज ग्रेटर देन केसी। डायरेक्ट रिलेशन बता सकते हो, केपी और केसी में कौन बड़ा होगा, इसमें रिलेशन आ जाएगा। चलो, इतनी बात तो क्लियर हो गई है ना। अब बात आती है यूनिट की। यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। देखो, केसी की जो यूनिट होती है भाई, कॉन्सेंट्रेशन है तो मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी। ओके, अभी बता रहे क्वेश्चन, ठीक है। और अगर केपी की वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगा? केपी मतलब प्रेशर, मतलब एटीएम, एटीएम की पावर डेल्टा एनजी, ऐसा है। अब क्वेश्चन आया कि N2 प्लस, देखते जाना, 3H2 गिव्स 2NH3। यूनिट निकालनी है, यूनिट ऑफ केसी एंड केपी। बताओ क्या यूनिट होगी? पहले केसी की यूनिट बताओ और फिर केपी की यूनिट बताओ। दोनों की यूनिट बतानी है बच्चों लोग, बताओ फटाफट बताओ। लीटर स्क्वायर मोल पर लीटर स्क्वायर पर मोल लीटर स्क्वायर। और बाकी लोग? और केपी एटमॉस्फेयर पर एटमॉस्फेयर की -2। यस, देखो इधर डेल्टा एनजी की वैल्यू अपन लोगों ने निकाल ली ना, -2 आ रही है। अब देखो यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू, तो यूनिट केसी की कितनी है? मोल लीटर की पावर -2, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मोल की पावर 2 और लीटर की पावर -2। ऐसे लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं। यहाँ पे एटीएम की पावर -2 आ गई यूनिट। बच्चे लोग यूनिट आई कि नहीं आई, जल्दी बताएं। ऐसे यूनिट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यूनिट के ऊपर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन ऐसे आएंगे। एक क्वेश्चन और देता हूं तुम लोगों को, क्वेश्चन और देता हूं तुम लोगों को। ओके, देखो ऐसा है CH3COOH, इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो CH3COOH जाता है और C2H5OH जाता है बच्चे लोग, है ना। ये वाला जो है ये एक्वस है, ये है लिक्विड, और ये है एक्वस, और ये भी है एक्वस। बच्चे लोग ध्यान से सुनना, केसी का एक्सप्रेशन लिखो पहले। केसी का एक्सप्रेशन, जब भी कोई भी चीज एक्वस होती है ना तो उसको हम लिक्विड ही मानते हैं। जब भी कोई भी चीज एक्वस होती है तो उसको हम लिक्विड मानते हैं, और लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो जैसे हमने केसी लिखा,
ध्यान देते रहे ना, केसी लिखा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऐसे अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा है। वाटर नहीं लेंगे, क्योंकि वाटर इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसमें एक्सेस में है। मतलब अगर कहीं भी किसी का भी अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो वाटर इसमें एक्सेस में ही रहता है, तो जो भी एक्सेस में है उसको नहीं लेते हैं। ध्यान देना, तो ये इसका केसी का एक्सप्रेशन आ गया कि नहीं, जल्दी बताएं। Yes, sir. अच्छा, एक और क्वेश्चन, जैसे मान लो Ag2O सॉलिड है प्लस 2 टाइम्स ऑफ HNO3 एक्वस, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है 2AgNO3 एक्वस और H2O लिक्विड। बोला जा रहा है कि इसमें केसी का एक्सप्रेशन बताओ। बताया जा सकता है केसी का एक्सप्रेशन, जल्दी बताएं। सर ऊपर वाली रिएक्शन में केपी की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती? हाँ, केपी भी निकाल सकते हो, प्रेशर भी होता है। सर AgNO3 की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर H2O की कंसेंट्रेशन अपॉन HNO3 की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो वही वही बात ध्यान देने वाली है। कहीं पे भी अगर H2O आता है तो उसको हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा Ag सर पर हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक्सेस में है या नहीं है? नहीं, H2O आएगा ना तो वो उसको लेंगे ही नहीं, उसका एक्टिव मास जो होता है वही होता है, चाहे एक्सेस में दिया हो चाहे ना दिया हो। ओके सर। ठीक है, इधर AgNO3 है और इधर क्या है HNO3 का स्क्वायर, बस ये तो खत्म हो गया ना, ये तो सॉलिड है। यस सर। क्लियर बात इतनी? ओके, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एनसीईआरटी में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के नाम से दिया हुआ है। कैसे इसको देखेंगे? देखो, अगर केसी की वैल्यू, एक स्टैंडर्ड बना दिया है, केसी की वैल्यू 10 की पावर -3 है, लिक्विड स्टेट में ही है ना। देखो, अगर कभी भी कोई एक्वस है तो उसको ले सकते हैं, लिक्विड स्टेट में नहीं लेंगे, लिक्विड को नहीं लेंगे, क्योंकि एक्वस है उसमें कुछ गैसेस फेज भी होगी। केसी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10 की पावर 3 है, या हम ऐसा बोल दें कि केसी की वैल्यू 10 की पावर 3, 10 की पावर -3 इसके आसपास है, तो क्या होगा? है ना, क्या होगा? केसी की वैल्यू अगर 10 की पावर -3 है तो, जैसे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली अपन लोगों ने और निकालते टाइम केसी की वैल्यू -10 की पावर 3 से कम आई, है ना, तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें रिएक्शन जो है वो अभी प्रोसीड ही नहीं होगी, मतलब शुरुआत की रिएक्शन है, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड। अच्छा, ये बात तो क्लियर है। यहां पे इसमें देखना, अगर केसी की वैल्यू 10 की पावर 3 से बहुत ज्यादा आ गई तो रिएक्शन प्रोसीड टू कंप्लीशन। रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ है, रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ है। और अगर यहां पे है
तो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। बच्चे लोग, जैसे हमने बोला कि भाई केसी की वैल्यू निकाली और 76 आई, बोलो रिएक्शन जो है वो क्या अभी शुरुआत हुई होगी या खत्म हो गई है, रिएक्शन कंप्लीशन की ओर है या इक्विलिब्रियम में है? बोलो। हार्डली प्रोसीड। कैसे, जल्दी बोलो। केसी की वैल्यू अगर 76 आई तो बताओ रिएक्शन हार्डली प्रोसीड या रिएक्शन प्रोसीड फॉर कंप्लीशन या इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम। यस, रिएक्शन इधर जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ है, ना ही प्रोसीड पूरा कंप्लीटली नहीं हो गई है, ना ये इसके पास वैल्यू नहीं है, इसके पास वैल्यू नहीं है, इसके बीच में आएगा भाई। 1000 से पहले ही है ना ये 76, तो इक्विलिब्रियम में है। चलो एक आध और क्वेश्चन करते हैं, एक आध का और क्वेश्चन पुट अप करते हैं। क्वेश्चन में ऐसा 0.004 सॉरी 0.001 है केसी की वैल्यू, बोलो रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ है? हार्डली प्रोसीड। यस, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड है, क्योंकि यहां पे देखो इसको हटाएंगे तो 10 की पावर -4 आएगा। अब 10 की पावर -4 इससे कम ही है ना। ओके, अच्छा मान लिया केसी जो है वो 100 है, बोलो केसी इक्विलिब्रियम। यस इक्विलिब्रियम में है। तो इस तरीके से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम लोग पता करते हैं कि केसी की वैल्यू अगर निकालते हुए आ जाए, क्वेश्चन में आए, तो बता सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है कि इक्विलिब्रियम में नहीं है। आई होप सारी चीजें जो है वो तुम लोगों को यहां तक क्लियर हुई होंगी। बताओ, यस है ना? तो ये सारी चीजें जो है वो इक्विलिब्रियम का बेसिक पार्ट था। इक्विलिब्रियम जो है वो 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, आयोनिक भी 3 लेक्चर लगेगा, ठीक है? तो अगला जो टेस्ट होगा तुम लोगों को इक्विलिब्रियम के ऊपर ही होगा। तो यहां से इक्विलिब्रियम का आधा पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सारे बच्चों को ये क्लास जो है वो एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। जहां पे कोई यस सर। जहां पे कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? या मुझे ऐसा मतलब शेयर कर सकते हैं कुछ डाउट वगैरह। ओके।